अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वालों को जवाब देने की जरूरत है और इसके लिए मुहूर्त देखे बिना सोशल मीडिया पर सक्रिय होना पड़ेगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते हैं, यह हमारी कमी है। इस कमी का फायदा विपक्ष के लोग उठाते हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं कि अनावश्यक मुद्दों को बेवजह उकेरा जाता है। योगी ने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इसे नियंत्रण में करना होगा। आइए आपको दिखाते हैं इस संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था। कम ज्यादा बातों पर विश्वास हो जाता था, लोग सही तथ्य से जानकारी लेते थे। यानी ये माना जा सकता था कि प्रिंट मीडिया का भी कोई माई बाप था, विजुअल मीडिया का भी कोई माई बाप था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है वो अपनी बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक भी है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से। ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत 4-4.5 वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला था। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया,
उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब में उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सत्र था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कोरोना प्रबंधन के बारे में भारत सरकार के द्वारा किए गए बेहतर प्रयासों की चर्चा हो सकती थी। थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञ मान रहे थे, इस पर हमारी क्या रणनीति है, इसके बारे में चर्चा हो सकती थी। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है और आगे की क्या रणनीति, इस पर चर्चा हो सकती थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया को जब पूरी तरह प्रभावित किया है तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा होगा। सरकार ने रोजगार के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में आगे क्या अपेक्षाएं हो सकती थी, संसद के सत्र में चर्चा का यह विषय बनते और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को देश के बारे में भी जानकारी मिलती, सत्ता पक्ष की गतिविधियों की जानकारी मिलती और विपक्ष कितना सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है उनके हितों के लिए, इस पे भी चर्चा होती। लेकिन एक अनावश्यक मुद्दे को सामने ला करके सनसनी पैदा करना और उसके माध्यम से फिर देश की संसद के अमूल्य समय को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोरोना प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो एक बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार होती, उससे यह देश वंचित हो गया। और हर एक सत्र के दौरान ये चीजें होता। आपने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देखा होगा, उस समय एक नया मुद्दा उछाला गया था और उस राफेल के उस मुद्दे के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब किया और अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था वही सच सामने आया। और उस सच तब सामने आया जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुके थे। लेकिन कुछ देर और कुछ दूरी तक तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया ही था और इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमारी सतर्कता और हमारी चौकन्नापन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी तैयारियां भी बहुत महत्व रखती है। इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी वॉरियर्स हैं और आपकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों प्रकार से मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। वे लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना कहीं घटित होती है, लोकल स्तर पर लोग कम, लेकिन वह मुंबई से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, यूएई से, यूके से और अन्य तमाम ऐसे देशों से वहां पर एक ट्रायल शुरू हो जाता है
जब सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें 90% मामले तो ऐसे हैं, 90% ट्वीट ऐसे हैं जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूपी के मुद्दे पे रुचि ले रहा है। उसकी रुचि यहां के हित में नहीं, वह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हित में, यहां के रोजगार के बारे में मुद्दा उठाता या उस पर योगदान देता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश में निवेश में रुचि लेता और उससे उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा का विषय सामने रखता तो उसका स्वागत होता है। लेकिन वह उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जिनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वह गांव का व्यक्ति हो, चाहे वह किसान हो, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। सामाजिक विद्वेष पैदा करवाना, जातीय विखंडन की स्थिति पैदा करना, अराजकता का एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास करना और फिर उसके माध्यम से अपनी रोटी सेक करके फिर केंद्र और प्रदेश सरकार को उसके नाम पर मोहरा बनाने का प्रयास करना, निशाना साधने का प्रयास करना है। आप देखना यही सब चल रहा है। मैं पिछले 4 वर्षों के दौरान यही सब देख रहा हूं और उन स्थितियों में हमें आश्चर्य होता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा हमारा दायरा होने के बावजूद इन मुद्दों में तटस्थ बने रहते हैं। और कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं कि अपने ही लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनके कैंडल मार्च के साथ स्वयं भी कैंडल मार्च लेकर के उतर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। यानी वास्तविकता को जाने बगैर जब भी हम भी उनके कैंडल मार्च के साथ कैंडल मार्च निकालने के लिए उतावले दिखाई देते हैं, तब हमें अपनी गंभीरता का एहसास होने लगता है कि वास्तव में हम कहां पर बैठे हैं। और इसीलिए आज का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस विचार प्रवाह के साथ हम लोगों का जुड़ाव है, वह व्यक्ति से ऊपर दल को, दल से ऊपर देश को मान करके चलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमें वर्तमान की अपनी इस भूमिका को एक तो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, हमें यह भी देखना होगा, और जब हम लोगों ने एक टीम लगाई थी उसके साथ IIM लखनऊ की, IIT की, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी हम लोगों ने एक टीम लगाई थी ये देखने के लिए कि अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ा। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापार के माध्यम से लोगों के जेबों तक पहुंचा है। अगर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 1,20,000 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती उसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये इकोनॉमी का सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है। लेकिन इन पर चर्चा करने, इसको चर्चा का विषय बनाने का माध्यम क्या हो सकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ है। अमित जी इसमें पहले से ही उनके पास अनेक अनुभव हैं, उन्होंने आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रशिक्षित कराया होगा। यहाँ पर कामेश्वर जी की टीम प्रदेश में पहले से कार्य कर रही है। प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करना प्रारंभ करें, टीम बना करके अभी से इस पर हम लग जाएं, तो ये जो जिनके पास ये मुट्ठी भर लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास देखना, आपका ट्वीट कम शब्दों में प्रभावी होना चाहिए, या कहीं से केंद्र से प्रदेश सरकार की किसी प्रकार कोई योजना आ रही है तो हम केवल रिट्वीट तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसके साथ कुछ अपने शब्दों को जोड़ करके उसको और प्रभावी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। समाज के एक बड़े तबके तक उसको पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं।
लेकिन साथ साथ अगर कोई हम पे आरोप लगाता है कि साहब हमने बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया, तो उनसे पूछना चाहिए ये 4 लाख नौजवानों के इंटरव्यू क्यों नहीं आप दे देते हैं आधे आधे मिनट का। कोई पुलिस में भर्ती हुआ है, कोई अध्यापक बना है, कोई पीसीएस अधिकारी बना है, कोई पीपीएस अधिकारी बना है, कोई किसी न किसी क्षेत्र में जाके काम कर रहा है, और उस समय उनकी आधे आधे मिनट का उसमें चस्पा कर दीजिए ना, और तब बोलिए। इसमें तो कोई भाई भतीजावाद नहीं है, इसमें कोई वंशवाद नहीं है, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पूरी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 4.25 लाख नौजवानों को प्रदेश में नौकरी मिली है। इससे पहले 10 वर्ष के कार्यकाल में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई है। किसानों की कोई चर्चा करता तो बताइए ना, 2007 से 2017 तक केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था, और 4 वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। प्रोक्यूरमेंट अलग है, एमएसपी का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे मिलना प्रारंभ हुआ। ये डाटा तैयार करके हम उसमें प्लॉट करें ना, कौन किसान का हितैषी है। जो एमएसपी नहीं देते थे वे हैं, या जो एमएसपी का लाभ किसान के खाते में सीधे पहुंचा दे रहा। किसान हितैषी कौन है? जो चीनी मिलों को बंद करके 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने देते थे, वे लोग हैं, या जो उसी सत्र में गन्ना मूल्य का भुगतान किसान के खाते में पहुंचा दे रहे हैं और चीनी मिलों को कोरोना के बावजूद भी चला रहे हैं। कौन हितैषी है? ये जनता की अदालत में तय होने के लिए हमें छोड़ना चाहिए। इस पर हमें बताने की आवश्यकता है।